नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन घटना चक्कर जीएस पॉइंटर में आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि आपको मदद करेंगे आगामी एग्जाम एचएससी सीईटी पटवारी ग्राम सचिव और अन्य वनडे एग्जाम में। हम आपको बता दें, हमारी ये क्लास देखने से पहले हमारी पहली वाली क्लास ज़रूर देखना। हम एक क्लास इस पर ले चुके हैं, उसमें हमने बताया था यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपको मदद करेगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न, वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया वो युद्ध था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में अंग्रेजों द्वारा और बंगाल के नवाब के मध्य लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, यानी जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से थे लॉर्ड क्लाइव। इसमें सिराजुद्दौला परास्त हुआ तो वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? यानी भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकुर्क, रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है वो कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को, यानी रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। अगला प्रश्न, प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? यानी जहाँ प्लासी का युद्ध हुआ था वो प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? हमने आपको बताया प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, यानी 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की वो नवाब थे मीर कासिम, जो कि मीर जाफर के बाद में बने थे मीर कासिम, जिन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के समय बंगाल का नवाब था बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी वो भारत में आई थी, उसकी निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध की विजय। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, यानी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी मुगल शासक ने अगर दीवानी प्रदान की थी तो वो थे शाह आलम द्वितीय। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने, और वो मुगल सम्राट ही थे शाह आलम द्वितीय। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए वो उसमें था लॉर्ड क्लाइव, यानी शाह आलम द्वितीय द्वारा जो दीवानी के अधिकार कंपनी को दिए गए थे सबसे पहली बार वो दिए गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? उन्होंने की थी 12 अगस्त 1765 को, जो कि इलाहाबाद की संधि के तहत दी थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया, यानी इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? वो थे मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वो थी खासी। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही
कालानुक्रम यानी सही बताओ, कब कब सबसे पहले कौन सा लड़ा गया, सबसे बाद में कौन सा लड़ा गया। अंबर युद्ध, उसके बाद प्लासी युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 1760 में, बक्सर के युद्ध के बाद में, और ये लड़ा गया ब्रिटिश और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया। आगे, सही सुमेलित युगम। बक्सर का युद्ध लड़ा मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में। चिलियावाला का युद्ध डहलौजी के विरुद्ध सिखों ने लड़ा, और खुर्द का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों ने लड़ा। भारत अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया, यानी भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? वो थे मराठा। हम आपको फिर से बता दें, जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, वो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया, जिसके बाद फ्रांसीसी भारत से लगभग चले गए थे। और चिलियावाला युद्ध डहलौजी के विरुद्ध सिखों ने, लॉर्ड डहलौजी के विरुद्ध, गवर्नर जनरल डहलौजी के विरुद्ध सिखों ने लड़ा, और खुर्द का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठों ने लड़ा था। इसके अलावा भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? वो थे मराठा। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। और क्षेत्रीय राज्य हैं पंजाब, मैसूर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था श्रीनगर। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? रणजीत सिंह का संबंध था शुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर, जो कि पंजाब के राजा थे और जो शुकरचकिया मिसल से संबंध रखते थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो क्या था? शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। उनकी एक आँख महाराजा रणजीत सिंह ने। आगे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला प्रश्न, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से डहलौजी ने इसे ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को जब उनका निधन पेरिस में हुआ तो नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। सही कथन है या नहीं है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये कथन सही है। पंजाब विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। यानी पंजाब जब ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था तो जो परिषद जिसकी स्थापना की गई थी पंजाब में शासन करने के लिए, उसमें शामिल था सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। बात करें मैसूर से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी वो लड़ा गया था 1766 से, यानी 1766 से 1769 के बीच में। और मैसूर के राजा उस वक्त थे हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया वो थे सर आयर कूट। टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उन्होंने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति से दूतावास भी स्थापित किए थे वो थे मैसूर के राजा टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को
1780 में हराया पोल्लीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 में मारा गया। बात करें हम 4 एंग्लो मैसूर युद्धों के बारे में, तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें हैदर अली विजय हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध अनिर्णायक निकला। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जिसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध यानी चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान ही दिवंगत हुआ, यानी वो मारा गया। आगे, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? उन्होंने करवाया था सरगना में। सही कथन बताने हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। हाँ, ये सही बात है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। हाँ, ये सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए दान दिया। ये सभी कथन सही हैं। अगला, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। हाँ, ये सही है। प्लासी के युद्ध में बंगाल शासक सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति थे और बाद में अंग्रेजों ने उसे बंगाल का नवाब बनाया। अब हम बात करेंगे आगे भारतीय इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। हाँ, ये कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को था। सही है कथन। लॉर्ड डलहौजी ने धोती के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी धोती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। हाँ, ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? वो थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वारेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया यानी इम्पीचमेंट चला, वो थे वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में सिविल सेवा का सर्जन किया और कालांतर में बाद में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई और जिसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। अगला प्रश्न, 1802 में बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए, वो किन किन के मध्य हुई थी? 1802 में जिस बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य हुई थी, यानी अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई थी। बैसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेल्जली जिसने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस शुरू की, जो पहला मराठा शासक था वो था पेशवा बाजीराव सेकंड। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। सहायक संधि किसने शुरू की थी? वो शुरू की थी लॉर्ड वेल्जली ने। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था, वो था हैदराबाद के निजाम, जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदराबाद, मैसूर तथा सिंधों में
लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि करने वाले राज्यों का क्या कालानुक्रम है? सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि मानी, उसके बाद मैसूर ने, अवध ने और अंत में सिंधिया ने सहायक संधि मानी। अगला प्रश्न, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। यदि प्रश्न में वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बारे में पूछा जाए तो होगा उत्तर में हैदराबाद होगा। अगर एग्जामिनर पूछे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक तो अवध होगा, और एग्जामिनर आपसे पूछे कि वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य तो हैदराबाद होगा। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि इनमें से स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली के किस गवर्नर जनरल ने सूत्रपात किया था? वो थे लॉर्ड वेलेजली। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी वो थे लॉर्ड वेलजली, और इसी के चलते उन्होंने शुरू की थी सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस। एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बात करें हेक्टर मिनरो ने लड़ा था अंग्रेजों के साइड से बक्सर का युद्ध। एंग्लो नेपाल के समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय थे लॉर्ड वेलजली जिन्होंने सहायक संधि शुरू की थी, और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसके दौरान हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि, जिसमें टीपू सुल्तान को अपना कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान भी थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि थे एंग्लो नेपाल युद्ध के समय भी यही भारत के गवर्नर जनरल थे। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब थे? सर टॉमस मुनरो जिन्होंने रैयतवाड़ी भी शुरू की थी वो मद्रास के गवर्नर थे 1820 से 1827 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा पे भी कानून बनाया था। गवर्नर जनरल जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमने आपको पहले बताया था तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टम की संधि से। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया था और उसे अपना कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठगों का दमन से संबंधित किसका संबंध है? ठगों के दमन का संबंध है कैप्टन सलीमैन का। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पे राजा राम मोहन राय के लंबे संघर्ष करने के कारण उस पर पाबंदी लगाई गवर्नर जनरल और भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कब समाप्त की गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 ईस्वी में। बंगालों से दासों को निर्यात को रोक कब लगी? वो लगी 1789 यानी 1789 के अंदर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किस कारण से किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुप्रशासन के कारण किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध के राजा से वहाँ का प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 में। अवध का विलय होना भी एक तात्कालिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। बात करें विलय की तो 1849 में पंजाब का विलय हुआ ब्रिटिश इंडिया में, 1848 में सतारा का विलय हुआ, 1856 में अवध का विलय हुआ और 1855 में करौली का विलय हुआ।
सतारा का विलय हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार। वहीं 1856 में अवध का विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित की व क्रियान्वित की वो थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों की विलय का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सतारा अंग्रेजों ने अपने अधीन किया, उसके बाद संबलपुर और उसके बाद अंत में किया था झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न किस गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी? वो थे लॉर्ड एलन बैरो के समय हुई थी। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन बैरो। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में विलय हुआ तो उस समय अवध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो थे जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर ने बिछाई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण बम्बई और ठाणे के मध्य हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू कब की गई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन जो कि बम्बई और ठाणे के बीच शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की वो कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय, जिन्होंने विस्तार किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम क्रियान्वयन किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के कारण हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, यानी कि विधवा अब फिर से अपनी शादी कर सकती थी। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? वो सुनाया उस वक्त के वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 ईस्वी में, यानी लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसे पुनः स्थापित किया था 1858 में। महारानी ने की थी घोषणा। महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब नियुक्त हुई? 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया वो थे लॉर्ड एलन बैरो ने। बताते हैं हम आपको किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा परमानेंट सेटलमेंट का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से, जिन्हें सिविल सर्विस का भी जनक माना जाता है, यानी सिविल सेवा के जनक भी माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेल्जली जो कि सहायक संधि के जनक माने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी जिन्हें व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरू की थी, जिसके अनुसार जिस राजा के पुत्र न हो वो किसी अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकता, उसका शासन ब्रिटिश भारत में विलय होगा। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 के विद्रोह के समय थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान थे, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान थे, एंग्लो मैसूर युद्ध नहीं, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान थे, और जिनके समय एंग्लो नेपाल युद्ध भी लड़ा गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में, जिन्होंने सती प्रथा पर विधेयक पास किया था कानून बनाया था। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था? स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान।
पेशवाई को समाप्त कब किया था? पेशवाई को समाप्त किया गया तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 1828 में, और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। अगला प्रश्न, सर जॉन शोर निष्क्रियता के लिए लॉर्ड एलन बैरो सिंध का विलय यानी सिंध की विजय जो हुई थी लॉर्ड एलन बैरो के दौरान हुई थी। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के दौरान हुआ था। लॉर्ड वेलजेली के समय चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय हुआ था। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार ट्रैक्ट 1833 पारित हुआ था, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल ना होकर भारत के गवर्नर जनरल हो गए थे। लॉर्ड लिटन जिनके दौरान द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा वो थे जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी वो वायसराय थे लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो के दौरान शुरू हुई थी भारत में प्रथम जनगणना। अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अगर फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल वो थे लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा वो थे लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड लिनलिथगो सबसे लंबा कार्यकाल रहा भारत में वायसराय का, और लॉर्ड कर्जन जो थे इनके बाद दूसरे नंबर के वायसराय रहे जिनका कार्यकाल भारत में सबसे ज़्यादा लंबा रहा। भारत में स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, यानी जो स्वय संस्थाएं थी वो 1882 में सशक्त की गई थी। जो लोकल संस्थाएं थी वो 1882 में सशक्त की गई थी। उस वक्त भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल का विवाद संबंध किससे था? जो इल्बर्ट बिल था, एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, ये क्या था? इसका विवाद क्या था? इसका विवाद ये था कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से, यानी जो यूरोप के लोगों के जो मामले थे वो इल्बर्ट बिल पास होने के बाद भारतीय न्यायाधीशों द्वारा भी सुनवाई की जानी शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अगला प्रश्न, क्योंकि जो यूरोपीय लोगों की जो सुनवाई थी वो यूरोपीय ही न्यायाधीश करते थे। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने की प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के काल में आया था? वो था लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसके अलावा क्लाइव के दौरान बंगाल में दोहरा शासन लगा। विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ावा दिया, उस वक्त मार्कले आया था। चार्ल्स मेट का प्रेस से प्रतिबंध को हटाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बंद किया। लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन शुरू किया, और लॉर्ड कर्जन के दौरान हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? वो थे लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जिनके दौरान दिल्ली दरबार लगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनके समय मोंटेगो चेम्सफोर्ड आए, और लॉर्ड इरविन जिनके समय गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। फूट डालो राजगिरोह की रणनीति सबसे पहले किस वायसराय ने अपनाई?
लॉर्ड कर्जन ने। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, वो थे लॉर्ड मिंटो। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे, वो थे लॉर्ड रीडिंग। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट आया वारेन हेस्टिंग के दौरान। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डेलहौजी। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने शुरू किया था। इल्बर्ट बिल आया रिपन के समय। और ठगी का दमन शुरू हुआ के बारे में जो काम हुआ वह विलियम बेंटिंग के दौरान। और रिंग फेंस की नीति शुरू हुई वारेन हेस्टिंग के दौरान। इसके अलावा ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की उस वक्त थे भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू की थी डेलहौजी ने। बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के दौरान। बंगाल में दोहरा शासन शुरू हुआ क्लाइव के दौरान। और सामाजिक सुधार हुए विलियम बेंटिंग के दौरान। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई चार्ल्स कॉर्नवालिस के दौरान। वहीं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। भारत के गवर्नर जनरल जिसमें जेम्स एंड्रयू ब्राउन में डेलहौजी आदि थे। अगला प्रश्न, अब जो आगे जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था। ये करेंगे हम हमारे अगले क्लास में। अब तक की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।